उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से बेहद बड़ा दिन। कुछ दिल आज टूट गए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़ी लकीर खींच गए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन लाल चंद और द न्यूज अड्डा के खास प्रोग्राम प्योर पॉलिटिक्स में आज बात धामी कैबिनेट विस्तार की। 5 चेहरों को धामी कैबिनेट में जगह दी गई है और बहुत सारे अरमानों पर पानी भी फिर गया। लेकिन इस सब के बीच जो बड़ी तस्वीर नजर आती है वो ये बताती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2027 के चुनाव के लिहाज से एक बड़ी लकीर खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस अंदाज में धामी कैबिनेट की यानी कि जो 5 बर्थ लंबे समय से या सालों से खाली थी, उन पर एक तरह से 5 चेहरों की जब ताजपोशी हो गई है, तब अब ये सीधे तौर पर बिना किसी शक शुबा के कहा जा सकता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 2027 के चुनावी कमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को थमा दी है। अब किस अंदाज में वो साल भर में इस इलेक्शन ईयर में कामकाज करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह की अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि 12 का पूरा कैबिनेट है, यानी कि मुख्यमंत्री को शामिल करते हुए अधिकतम 12 कैबिनेट में लोग जगह पा सकते हैं और 5 मंत्री पद रिक्त हैं, तो एक तरह से 45% के आसपास यानी आधे के आसपास की सरकार रिक्त थी। तो लगातार सवाल उठ रहे थे कि ऐसी क्या वजह है कि मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन तमाम तरह की अटकलों को आज मुख्यमंत्री ने विराम देते हुए जिस अंदाज में सियासी बैटिंग शुरू की है, ये आने वाली उत्तराखंड भाजपा की राजनीति के लिहाज से बहुत कुछ तस्वीर को साफ कर देती है। जिस तरह से जो 5 चेहरों को शामिल किया गया है, मदन कौशिक, खजान दास, भरत चौधरी, राम सिंह कैड़ा और प्रदीप बत्रा, मंत्रिमंडल में 5 विधायकों की ये शपथ बहुत सारे सियासी संदेश देती है। और उससे भी बड़ा संदेश, क्योंकि एक बड़ा ऐसा भी धड़ा था जो लगातार ये कोशिश कर रहा था कि अगर कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं होता है, मंत्रिमंडल की कुर्सियां खाली पड़ी रह जाती हैं, तो इसका मतलब है मुख्यमंत्री के लिए संकट है। लेकिन इस तरह की तमाम अटकलबाजियों को विराम देते हुए जिस अंदाज में मुख्यमंत्री ने 5 चेहरों को अपनी कैबिनेट में जगह दी है, ये उनकी बहुत दूर की सोची समझी राजनीति का परिचायक है। क्योंकि जिस तरीके से जो चेहरे कैबिनेट में जगह पा गए हैं और जो चेहरे छूट गए हैं, जिनके दिल के अरमान थे वो इस बार टूट गए हैं, ये बहुत कुछ कहता है। कल्पना करिए, मदन कौशिक से बात करने से पहले मुन्ना सिंह चौहान की बात करिए, प्रदीप बत्रा की बात करने से पहले उमेश शर्मा काऊ की बात करिए, राम सिंह कैड़ा की बात करने से पहले अरविंद पांडे और बिशन सिंह चुफाल की बात करिए। ये क्या इशारा करता है? बहुत कुछ हुआ है बीजेपी के भीतर, बहुत कुछ बदल गया है, पहले जैसा अब नहीं रहा है। क्यों मुन्ना सिंह चौहान चूक गए? क्यों उमेश काऊ चूक गए? क्यों बंशीधर भगत चूक गए? अरविंद पांडे चूक गए? बिशन सिंह चुफाल चूक गए? और बहुत सारे बीजेपी के दिग्गज विधायक थे, वो इस आखिरी साल में, चुनावी साल में भी कैबिनेट में जगह पाने से चूक गए। लेकिन पहले बात, जिन चेहरों को आज धामी कैबिनेट में जगह मिली है, इसके पीछे के पूरे समीकरण क्या हैं, उनको सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बीजेपी ने 2027 और 2029 के लिहाज से अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। अब आप जिलों के लिहाज से बात करेंगे तो एक तबका कहेगा उत्तरकाशी का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है, चमोली का प्रतिनिधित्व छूट गया है, और भी बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन अगर जिलों के नजरिए से ही देखेंगे तो धामी कैबिनेट में आज हरिद्वार को दमदार एंट्री मिली है, रुद्रप्रयाग को एंट्री मिली है, नैनीताल को एक तरह से और ताकत मिली है। ये सबसे बड़ी बात है। देहरादून जिले की ताकत भी बढ़ी है। लेकिन बीजेपी ने, ऐसा लगता है कि जब ये मंत्रिमंडल की पूरी तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मोदी शाह बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो जिलों के लिहाज से पत्ते नहीं बिछा रहा है। सियासी बिसात को मोटा मोटी अगर लोकसभा के नजरिए से देखें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं और हरिद्वार जो संसदीय क्षेत्र है, हरिद्वार लोकसभा सीट से 2 लोगों को कैबिनेट में जगह मिली है।
मदन कौशिक हरिद्वार शहर से विधायक हैं। 2002 के पहले उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव से 2022 के 5वें चुनाव तक लगातार मदन कौशिक जीतते रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से यानी प्रतिपक्ष की तरफ से हरिद्वार में उनको किसी की चुनौती उस तरह से मिलती हुई दिखाई नहीं दी है। दूसरे चेहरे प्रदीप बत्रा जो हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश से विधायक थे और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ही ऋषिकेश सीट आती है। जिस तरह का बयान उन्होंने दिया था, उसके बाद उनको धामी कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद से माना जा रहा था कि हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से क्या विनोद चमोली को मौका मिलेगा या किसी और चेहरे पर दांव खेला जाएगा। प्रदीप बत्रा के जरिए बीजेपी ने एक बड़ा सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है, क्योंकि अगर मुन्ना सिंह मदन कौशिक ब्राह्मण कोटे से मंत्री हैं, तो पंजाबी कोटे से भी मंत्री लिया गया, यानी वैश्य पंजाबी कोटे से बीजेपी सरकार में प्रतिनिधित्व अब फिर से बरकरार हो गया है, बहाल हो गया है। पहले प्रेमचंद अग्रवाल थे, उसके बाद अब पंजाबी कोटे से प्रदीप बत्रा को मौका दिया गया। प्रदीप बत्रा आप जानते हैं 2017 से पहले 18 मार्च 2016 को हरीश रावत की सरकार के दौरान जो कांग्रेस में बड़ी टूट होती है और विजय बहुगुणा के साथ कांग्रेस के कुल 9 विधायक पाला बदल के बीजेपी में चले जाते हैं। उस वक्त एक नाम प्रदीप बत्रा का भी था, जो 2012 में कांग्रेस के विधायक बनते हैं और 2016 में विजय बहुगुणा की अगुवाई में वो भी कांग्रेस से पाला बदल करके बीजेपी में जाते हैं। फिर 17 का चुनाव बीजेपी के सिंबल पर जीतते हैं, 2022 का चुनाव बीजेपी के सिंबल पर, यानी 3 बार से लगातार प्रदीप बत्रा को रुड़की में चुनौती नहीं मिल रही है और एक तरह से नगर पालिका की पॉलिटिक्स से निकल करके वो प्रदेश की बड़ी सियासत के बड़े चेहरे बन रहे हैं। तो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो एक बड़ा जो पंजाबी वर्ग है, फिर चाहे देहरादून जिला हो, चाहे हरिद्वार जिला हो या फिर उधम सिंह नगर जिला हो, एक बड़ा तबका है। वहां कहीं ना कहीं एक तरह से सोशल कॉम्बिनेशन को साधने की बीजेपी ने कोशिश की है। तो हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से 2 चेहरों को कैबिनेट में जगह दी गई है। अब अगर बात टिहरी संसदीय क्षेत्र की करें, तो आप जानते हैं कि गणेश जोशी इकलौते मंत्री संसदीय क्षेत्र से आते थे। खजान दास को, जो राजपुर रोड देहरादून शहर की सीट ही है और एससी समुदाय से, अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं, पहले भी निशंक सरकार में वो मंत्री रहे हैं और संगठन में काफी उनका कद रहा है और लगातार ये माना भी जा रहा था चंद्र रामदास के निधन के बाद से कि उनको जगह मिल सकती है। अब जाकर के उनको इस चुनावी वर्ष में धामी कैबिनेट में जगह मिली है। वो सबसे पहले मंत्रिमंडल के आज जो 5 मंत्री बने उनमें सबसे पहले शपथ लेते हैं, तो समझा जा सकता है उनका सियासी क्लाउट, उनका सियासी कद किस लिहाज से धामी सरकार में रहने वाला है। तो टिहरी संसदीय क्षेत्र से भी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की तरह ही 2 कैबिनेट बर्थ मिलती हैं। आप जानते हैं कि नैनीताल से, भीमताल सीट से राम सिंह खेड़ा को कैबिनेट में जगह दी गई है। वो नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से आते हैं, वहां सौरभ बहुगुणा सितारगंज से विधायक हैं और वो धामी कैबिनेट में पहले से मंत्री हैं और उनको भी राम सिंह खेड़ा को जगह देकर के नैनीताल जो पार्लियामेंट्री सीट है वहां का रिप्रेजेंटेशन भी अब बढ़ाया गया है। 2 मंत्री पद वहां से हैं। अगर मुख्यमंत्री, चूंकि मुख्यमंत्री उधम सिंह नगर मुख्यमंत्री का भी जिला माना जाता है, तो मुख्यमंत्री खुद भी अपने आप को उधम सिंह नगर से भी देखते हैं। तो उस नजरिए से नैनीताल संसदीय क्षेत्र को भी ताकत दी गई है। राम सिंह खेड़ा भी जानते हैं आप, एमबीपीजी कॉलेज से जिस अंदाज में छात्र राजनीति करके आगे बढ़ते हैं। 2012 में कांग्रेस के जो यूथ कोटे से जो टिकट बटे थे, चाहे फिर हरीश धामी हो, चाहे राम सिंह खेड़ा हो, चाहे ज्योति रौतेला हो, इस तरह से ललित फरसवाण, बहुत सारे चेहरों को, करीब 6-7 लोगों को राहुल गांधी ने तब यूथ कोटे से टिकट दिया था। वो टिकट उनको भी, राम सिंह खेड़ा को भी मिला था। तब वो हरक सिंह रावत के नजदीक माने जाते रहे थे, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं। फिर 17 में कांग्रेस उनको जब टिकट नहीं देती है, तो वो एक तरह से बागी लड़कर के चुनाव जीत करके आते हैं, निर्दलीय लड़कर के चुनाव जीत के आते हैं। यहां से उनका पदार्पण फिर भाजपा में होता है और 2022 में वो भाजपा से विधायक बनकर के आते हैं। 2 बार के विधायक हैं, दमदार प्रेजेंस अपनी बना के रखते हैं, बेहद एक्टिव हैं। चाहे फिर भगत सिंह कोश्यारी हो, चाहे फिर मुख्यमंत्री के साथ भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इस लिहाज से उनको धामी कैबिनेट में अब जगह दी गई, यानी कुमाऊं से एक बड़े ठाकुर चेहरे के तौर पर सियासत को आगे अब बढ़ाएंगे। तो एक तरह से उनके लिए बहुत बड़ी बात है, उनको धामी कैबिनेट में अब जगह मिलने का बड़ा मैसेज है। फिर आप जानते हैं अल्मोड़ा पार्लियामेंट्री सीट से अजय टमटा केंद्र में मंत्री भी हैं मोदी सरकार में, वहां से रेखा आर्य सोमेश्वर की विधायक हैं, वो कैबिनेट में हैं और अगर चंपावत से मुख्यमंत्री हैं, तो यानी कि अल्मोड़ा पार्लियामेंट्री सीट से भी मुख्यमंत्री और रेखा आर्य को देखिए तो कोटा
2 कैबिनेट बर्थ का वहाँ पे बनता है, मुख्यमंत्री हैं और रेखा आर्य हैं, उनको वहाँ पे जगह दी गई है। उसके बाद जब आप बात करते हैं, चूँकि सबसे ताकतवर सीट उत्तराखंड में पौड़ी जिले को और गढ़वाल सीट को माना जाता है, तो उस लिहाज से अगर गढ़वाल की बात करें तो वहाँ से रुद्रप्रयाग जिले का प्रतिनिधित्व अगर भरत सिंह चौधरी के तौर पर धामी कैबिनेट में हुआ है, उनको मंत्री पद की दूसरे नंबर पर शपथ दिलाई गई है और ये माना जाता है कि जिस तरह राम सिंह कैडा और भरत सिंह चौधरी की मुख्यमंत्री के साथ बहुत अच्छी पॉलिटिकल केमिस्ट्री बनती है और ये मुख्यमंत्री के पसंदीदा चेहरों में से दोनों को देखा जा रहा है पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, क्योंकि बहुत लोगों के लिए भरत सिंह चौधरी की धामी कैबिनेट में एंट्री सरप्राइज हो सकती है, लेकिन बीजेपी की अंदरूनी राजनीति और जो मुख्यमंत्री धामी के आसपास की अगर राजनीतिक समीकरणों को आप समझेंगे तो समझ सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री के बहुत वोकल समर्थक विधायक रहे हैं और उनकी प्रेजेंस अच्छी खासी मुख्यमंत्री के आसपास देखी गई है। और जिस तरह से जो गैरसैंण में जो विधानसभा का भी बजट सत्र संपन्न हुआ, उसमें जिस अंदाज में बजट सत्र में मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए जिस अंदाज में भरत सिंह चौधरी ने राहुल गांधी को इन्वॉल्व करते हुए मुख्यमंत्री की तारीफ की थी, उसने भी बहुत सारे लोगों की अटेंशन को ग्रैब किया था। तो वहां से गढ़वाल से पहले से ही अगर पौड़ी जिले की भी बात करें, गढ़वाल पार्लियामेंट्री सीट की भी बात करें, तो आप देखेंगे कि वहां से सतपाल महाराज मंत्री हैं, वहां से धन सिंह रावत मंत्री हैं, सुबोध उनियाल भी वहाँ से मंत्री हैं। अब वहाँ से एक चेहरे के तौर पर और भरत चौधरी की एंट्री होती है। स्पीकर ऋतु खंडूड़ी कोटद्वार से विधायक हैं, वो भी गढ़वाल पार्लियामेंट्री सीट से आती। तो एक तरह से गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का दबदबा अभी भी है, पौड़ी जिले का दबदबा अपनी तरीके से है, लेकिन कोशिश की गई है कि नैनीताल जिले, देहरादून जिले, हरिद्वार जिले और रुद्रप्रयाग को भी तवज्जो धामी कैबिनेट में मिले। तो एक तरह से एक सोशल इंजीनियरिंग मुख्यमंत्री ने की, क्योंकि आप जानते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करिए, देश के दूसरे राज्यों की भी बात करिए, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति रहती है कि वो जो सोशल फैब्रिक है, सामाजिक समीकरण है, सामाजिक ताने बाने के लिहाज से सियासी बिसात में गोटियां सेट की जाएं, और उसी फॉर्मूले के चलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी कैबिनेट की पूरी तस्वीर यहाँ पे बनाई है, जिसमें कोशिश की गई है कि हर तबके को, चाहे फिर राजपूत वर्ग हो या फिर ब्राह्मण वर्ग हो या फिर दलित यानी अनुसूचित जाति वर्ग हो या फिर पंजाबी वर्ग से एंट्री हो, क्योंकि एक तरह से बीजेपी की कोशिश है कि जब वो 2027 के चुनाव में वो जाएगी, वो बीजेपी के रणनीतिकार जानते हैं कि उत्तराखंड छोटा राज्य है, पर्वतीय राज्य है, और एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी एक पार्टी 2 चुनाव लगातार जीतने के बाद जब तीसरे चुनाव में जाती है तो उसके सामने एंटी इनकम्बेंसी को बीट करने की बहुत बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन उसी चुनौती का सामना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर ही अपना विश्वास जताते हुए बीजेपी नेतृत्व ने उनको एक तरह से फ्री हैंड दिया है अपनी कैबिनेट को के विस्तार में, एक्सपेंशन में, क्योंकि चाहे फिर राम सिंह कैडा हो, चाहे भरत चौधरी, चेहरे मुख्यमंत्री की अपनी पसंद है, खजानदास की भी मुख्यमंत्री के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और मदन कौशिक को भी एक तरह सामाजिक और राजनीतिक समीकरण, सांगठनिक समीकरणों को साधने के लिहाज से जगह दी गई है। इसी तरह से प्रदीप बत्रा को, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हरिद्वार जिला है, हरिद्वार जिले की 11 सीटें, पार्लियामेंट्री सीट 14 हो जाती है, जिसमें धर्मपुर, ऋषिकेश और डोईवाला भी ऐड हो जाती हैं। लेकिन अगर हरिद्वार जिले की बात करें तो 11 सीटों में 2017 में बीजेपी 8 सीट जीतती है और 2022 में वो 3 सीटों पर सिमट जाती है। यहां से अब बीजेपी, क्योंकि अमित शाह भी अगर आते हैं तो वो 4 साल के कार्यक्रम में हरिद्वार में आते हैं, यानी हरिद्वार बीजेपी के एजेंडे में है, उधम सिंह नगर बीजेपी के एजेंडे में है। ये दोनों जिलों के 20 सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी को बहुत झटका लगा था। इसी लिहाज से बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि उन दोनों जिलों में 2017 की तर्ज पर बेहतर रिजल्ट दिए जाएं। इस कड़ी में मदन कौशिक को भी तवज्जो दी गई, हालांकि मदन कौशिक तीसरे नंबर पर शपथ लेते हैं, ये भी एक पक्ष है, इसको भी एक तरह से एक मैसेजिंग के तौर पर भी देखा जाता है। वो सीनियर लीडर हैं, वो चाहे निशंक सरकार हो, खंडूड़ी सरकार हो या फिर त्रिवेंद्र सरकार में भी मंत्री रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे, लेकिन अब वो खजानदास और भरत सिंह चौधरी के बाद तीसरे नंबर पर शपथ लेते हैं। इसके अपने अपने तरीके से सियासी मायने, मैसेजिंग आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो मोटे तौर पर जो मैसेज निकल के आया वो यही मैसेज निकल के आया है कि मुख्यमंत्री को पूरा दिल्ली का वर्द
आशीर्वाद प्राप्त है और उनको पूरा फ्री हैंड है और उनको 2027 के नज़र से सियासी बिसात बिछाने का पूरा मौका दिया गया है। तो क्या माने कि जो एक धड़ा बीजेपी के भीतर लगातार मुख्यमंत्री को कमज़ोर करने की रणनीति पर काम कर रहा था अंदरूनी तौर पर अंदर ही अंदर, या ये लगातार ये फैलाया जा रहा था कि कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, अगर मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, 5-5 मंत्री पद खाली हैं, तो इसके क्या मायने निकाले जाएँ? उन सबको मुख्यमंत्री ने एक तरह से जवाब दे दिया है। कैबिनेट में मुख्यमंत्री की अपनी जो एक तरह से बेहद पसंद के जो अच्छी पसंद वाले चेहरे हैं, उनकी संख्या भी बढ़ी है, कैबिनेट पूरी हो गई है, तो स्पेकुलेशंस पर एक तरह से विराम लग गया है और ये उस समय हुआ है जब सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल को पूरा कर रही है, क्योंकि यहाँ से मैसेज ये भी निकल रहा है कि आप जानते हैं कि एनडी तिवारी उत्तराखंड के वरिष्ठतम नेता थे। वो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करते, उसके बाद से कोई मुख्यमंत्री, वो पहली चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। तो अब ये भी कहा जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी जो अब तक के उत्तराखंड के तमाम मुख्यमंत्रियों में यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं, तो क्या वो उस मिथक को भी अब तोड़ने की दहलीज पर खड़े हैं कि वो अपना कार्यकाल पूरा करके जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनका चेहरा अब दिखाई देने लग रहा है, जिस अंदाज में आज कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है। और उसके अलावा जो लगातार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है, उसको लेकर के भी लगातार ये कहा जाता था कि राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री के लिए शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए अक्सर वहाँ जो मुख्यमंत्री रहा वो बीच टर्म ही उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी है। हरीश रावत तो बीजापुर गेस्ट हाउस से पूरा अपना कार्यकाल इसी डर से निकाल देते हैं और बाकी जो भी मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री का आधिकारिक सरकारी आवास, उस आवास में रहे, वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। तो क्या इस तरह के मिथक अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तोड़ रहे हैं? ये भी अपने आप में उत्तराखंड की सियासत में देखने को मिल रहा है और एक सबसे बड़ी बात ये है कि राजनीति में जो उत्तराखंड की राजनीति में जो आए दिन का हल्ला था, उस पर विराम है। लेकिन अब बात करते हैं, मुन्ना सिंह चौहान मंत्री नहीं बन पाते हैं, विनोद चमोली मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं और उमेश शर्मा काऊ मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं, बंशीधर भगत मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं, बिशन सिंह चुफाल भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, खासतौर पर चुफाल हों, भगत हों। इन नेताओं के लिए क्या मैसेज है जिस एज फैक्टर पे वो खड़े हुए हैं और जिस अंदाज में प्रदीप बत्रा हो, चाहे राम सिंह खेड़ा हो, युवा चेहरों को तवज्जो मुख्यमंत्री ने अपनी कैबिनेट में दी है, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तवज्जो दी है। ये बीजेपी में एक तरह से युवा राजनीति को बढ़ावा देने की एक रणनीति तो नहीं है। क्या इसका असर 2027 में कुछ चेहरों को, जिनको अब मंत्री नहीं बनाया गया, जो बेहद वरिष्ठ हैं, तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी विधानसभा सीट पर भी, यानी उनकी विधायकी पर भी खतरा मंडरा रहा? क्या उनके टिकट पर भी खतरा मंडरा रहा? अब इस तरह की बातें होंगी, लेकिन कुल मिलाकर के कुछ अरमान आज टूटे हैं, कुछ अरमान दिल में रह गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कैबिनेट एक्सपेंशन के जरिए बहुत बड़ी सियासी लकीर उत्तराखंड की राजनीति में खींच दी है। आपको क्या लगता है? आपके क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।